हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। मैं हूं दीपक बर्नवाल और दोस्तों आज एक बहुत ही पॉलिटिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है मेंस के लिए और हर एक या 2 साल पे ये टॉपिक पूछा ही जाता है मेंस में, चाहे बीपीएससी का मेंस हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई मेंस हो। ठीक है, बीपीएससी के मेंस में ये रिपीटेड टॉपिक से हर साल रिपीटेड थीम्स पे 2-3 साल में पूछा जाता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू है क्या, पहले वो समझते हैं कि सपोज दोस्तों पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, विधानसभा हो, ठीक है, ये कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, या कोई एग्जीक्यूटिव हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, ये लोग कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं, ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो कौन चेक करेगा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है? ओके, राइट। तो चेक्स एंड बैलेंस के तहत एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम रह रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सब कुछ है। तो चेक्स एंड बैलेंस के तहत ये इंश्योर करना कि जो भी एक्शंस लिए गए हैं, जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं या जो भी एक्शन लिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव का, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हो। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा हो। और ये काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, जुडिशरी का। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है। सुप्रीम कोर्ट वर्क एज ए गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। इट ऑल्सो वर्क एज ए इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन रोल्स के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जुडिशरी है, अपर जुडिशरी, ये इंश्योर करती है कि जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत कि जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, लॉ बनाए जा रहे हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा रहा है, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वायलेट नहीं कर रहा। ठीक है, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जो भी लॉज बन रहे हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को तय करना, उसके संविधानवाद को तय करना। ठीक है, अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ है वो चेक करते हैं। जिसका ओरिजिन यूएसए से है। जब हमारा संविधान बन रहा था दोस्तों, ठीक है, 1947 से 50 के बीच में, ठीक है, तो उससे 150 साल पहले 1803 के आसपास में सुप्रीम कोर्ट की एक मैडबरी एंड मेडिसन केस में, एक हिस्टोरिक केस है मैडबरी एंड मेडिसन केस में, तो उस केस में क्या हुआ, मैडबरी एंड मेडिसन केस में, कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये डिसाइड किया, ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट की बनाई हुई लॉ को भी उसने वायलेट, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ। तो ये ग्लोबल डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम में, ये लैंडमार्क केस है कि यहाँ से इंस्पायर होकर बहुत सारे कंट्रीज ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, और पर्पस क्या है? पर्पस जुडिशियल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना नहीं है, ये ध्यान रहे। ठीक है, पर्पस जुडिशियल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना है। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू का पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना। अब रिसेंट एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे जब टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। और इसका करंट एग्जांपल क्या है? आर्टिकल 370 का रिव्यू करना। आर्टिकल 370 का जो अबोलिशन हुआ था, विड्रॉ, तो उसको रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड क्रिएट किया। या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, ये कितने सालों तक इलेक्टोरल बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, तक कितने सालों तक ये यूज होता रहा, राइट। पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत जब इसको रिव्यू किया तो इसको गैर कानूनी क्रिएट किया, एक तरीके से, है ना, डिक्लेयर किया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी है। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो है, ठीक है, कि अगर चेक्स एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है ताकि सिस्टम प्रॉपरली काम करे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं, फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं कर रही है, वो सब चेक करना सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इन सबको ओवरऑल देखते हुए। ठीक है, तो जुडिशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा तरीका है पढ़ने का, राइट, कि हम सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन वो है क्या, उसके बारे में कुछ डायग्राम्स वगैरह वो देखेंगे। ठीक है, फिर इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो बहुत सारे केस लॉज वगैरह मेंशन करते जाएंगे, आपको भी मेंशन करना है वो एग्जांपल में, वो बहुत रोल प्ले करेगा, राइट। और फिर क्या कंसर्न्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वे फॉरवर्ड है, तो क्या क्या उसमें कमिटीज वगैरह है, इंडेक्स है, हाँ, वो सब देखते हुए जाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लॉज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ों को ये करती है, लॉज हो या एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इन सबको रिव्यू करने का काम जुडिशरी का, टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम यूएसए केस ऑफ मैडबरी एंड मैडिसन केस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ judicial review, the power of judicial review is rooted in Article 13, 32, 226 and 368. It acts as a guardian of fundamental rights and the rule of law. The Supreme Court, through landmark judgments like Kesavananda Bharati case, Monroe Mill case, through these judgments, they have strengthened the judicial review, making it a key pillar of constitutional democracy and checks and balance. Okay, now Justice M.N. Venkat Chalaiya, ओके, जो NCRCW कमीशन के हेड थे, वो कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, जस्टिस वेंकट चलिया कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा जो है, ये संविधानवाद की का दिल और आत्मा है, हार्ट एंड सोल है। ओके, तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट और इतना हॉट टॉपिक है, और ये जुडिशरी के लिए भी ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका बहुत ही सेंट्रल पोजीशन एक तरीके से। तो इसके लिए जरूर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होगा, है ना, वैसा संविधान का एक आधार होगा इसका। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और 26 रीट पावर जो है, और आर्टिकल 136 है 142 जो स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट का। तो आर्टिकल 13 के अंदर क्या कहता है, आर्टिकल 13 में संविधान ये कहता है कि वैसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स की लाइट में नहीं है, उसको अलाइन नहीं कर रहे, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो वैसे लॉज को नल एंड वॉइड कर सकता है जुडिशरी, कौन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, वैसा अगला है कि रीट पावर जो है आर्टिकल 32 और 226 के तहत जो रीट पावर है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, उसके तहत बहुत सारे रीट्स है, मैंडमस है, सर्ट्यूरी है, प्रोहिबिशन है, हैबस कॉर्पस है। ठीक है, इन सब, तो इन सारे रीट्स को यूज करती है जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, है ना, वैसा। और अगला है आर्टिकल 136 जो कि है स्पेशल लीव पिटीशन, और आर्टिकल 142 बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है, कंप्लीट जस्टिस। ओके, कंप्लीट जस्टिस। तो इन तीनों आर्टिकल्स का यूज करके, ये सब आर्टिकल्स का यूज करके जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना रहे, फंडामेंटल राइट्स पालन होते रहे, वॉयलेट ना हो। ठीक है, अब 3 टाइप के जुडिशियल रिव्यू हैं वो देखना। ठीक है, एक तो आप देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो चेक्स एंड बैलेंस के लिए दिया गया, ऐसा इतने सारे आर्टिकल्स हैं। 3 टाइप के जुडिशियल रिव्यू हैं, लेजिस्लेटिव रिव्यू, एग्जीक्यूटिव रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी का जो भी एक्शंस है। ठीक है, अगर वो सारे रिव्यू में ये पाया गया कि कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा तब तो ठीक है, नो इश्यू। बट अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो उसको कैंसिल कर देगी जुडिशरी। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का एग्जांपल क्या है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू में क्या कर, लेजिस्लेटिव रिव्यू में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी लॉज पास हो रहे हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको रिव्यू करती है। और उनको रिव्यू करके क्या चेक करना है, 2 चीज। ठीक है, काइंड ऑफ कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और दूसरा फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेटर एंड स्पिरिट में वायलेट तो नहीं हो रहा, ये चेक करना उनका काम है। ओके, गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। उस पर क्या था फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो गोलकनाथ में पंजाब सरकार ने, गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि पंजाब सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत लैंड सीलिंग इम्पोज कर दी थी। ठीक है, तो गोलकनाथ के पास मान लो मल्टीपल एकर्स में 1000 एकड़ 2000 एकड़ में खेती थी, लैंड थी, तो उसको सरकार ने सील कर लिया था, है ना। तो गोलकनाथ ये लोग केस किए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकते हैं आप कोई भी लॉ बना के। ठीक है, ये बहुत सालों तक रहा, हालांकि बाद में ये पलट गया केशवानंद भारती केस में, बट इसका एक सिग्निफिकेंस है कि लॉ को ये रिव्यू करते हैं। ठीक है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव रिव्यू कि एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को इंश्योर करती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के, कॉन्स्टिट्यूशंस के अलाइन हो। ओके,
तो क्या हुआ था कि जैन हवाला केस में करप्शन केस था। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के, ठीक है, कॉर्पोरेट्स के नाम थे। तो उस वक्त ईडी और सीबीआई को प्रॉपर एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी, ऑटोनॉमी नहीं मिल रही थी चेक करने के लिए, और सरकार इस मैटर को दबा दे रही थी। ओके, तो विनीत नारायण एक जर्नलिस्ट थे। तो विनीत नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और उसको उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सीबीआई को पूरी फंक्शनल ऑटोनॉमी दी, और इसी जजमेंट में सीबीआई को सीवीसी के ऊपर रखा, सीवीसी को इसके ऊपर रखा, ठीक है, और ये सुपरवाइज करने के लिए सीबीआई अच्छे से काम करे। ओके, जुडिशियल रिव्यू में क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू करना, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो वॉलेट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या एग्जांपल है, केशवानंद भारती केस, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, या फिर मिनर्वा मिल केस, जिसमें इसी बात को री एम्फेसाइज किया कि पार्लियामेंट का जो पावर है अमेंड करने का आर्टिकल 368 के अंदर में वो है, तो लेकिन वो पावर अब्सोल्यूट पावर नहीं है कि उसमें आप कुछ भी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते हैं। वो एक लिमिटेड पावर है, ठीक है, और आप इतना ही अमेंड कर सकते हैं ताकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वॉलेट नहीं हो, ठीक है। तो 3 टाइप के रिव्यू हो गए, लेजिस्लेटिव रिव्यू, एग्जीक्यूटिव रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। वैसा और वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हो गया। आप इस टाइप का फ्लो चार्ट डायग्राम बना के आएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है बहुत अच्छा दिखेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। हमने देखा जुडिशियल रिव्यू क्या है। अब क्या है कि क्या सिग्निफिकेंस है जुडिशियल रिव्यू का, वो देख। तो जुडिशियल रिव्यू के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। ये मेरे से पूछ देता है कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है या क्या जरूरत है, क्या नीड है इसकी, ठीक है। तो हमने इसके मल्टीपल पॉइंट्स को ब्रॉड हेडिंग में पहले बांट दिया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है, चेक्स ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत है इसकी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इमरजेंसी एंड ऑर्डिनेंस पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कि अगर आप ऐसी ऐसी हेडिंग्स में तोड़ लेते हैं ना, तो फिर आप हर एक हेडिंग में 1-2 पॉइंट में निकाल लेंगे तो आपके 8, 10, 12 पॉइंट हो गए, आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि आप ब्रॉड हेडिंग देख पाएं किसी भी मेंस के आंसर का। अगर आप ब्रॉड हेडिंग पकड़ पाएंगे तो आप हर एक ब्रॉड हेडिंग में अगर 1-2 पॉइंट भी आप निकाल लिए तो आपका आंसर हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड गार्जियन का रोल जो है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इट वर्क एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और आर्टिकल 13 में इस बात को दिया हुआ है कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर रहा, कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड। ये चेक करना इनका काम है, ओके। फिर एट द सेम टाइम जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया केशवानंद भारती केस में, ठीक है, वो इसलिए दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, ठीक है, जो सोल है उसकी, वो बरकरार रहे। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो मेंटेन रहे, और इसीलिए जो भी अमेंडमेंट्स हो, ठीक है, जो भी लॉज बने, जो भी अमेंडमेंट हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करे। ये इंश्योर करना भी काम है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। अगला है कि जुडिशियल रिव्यू जो है अमेंडमेंट का, वो ये इंश्योर करना कि आर्टिकल 368 के अंदर में वो अमेंडमेंट पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, वो लिमिटेड है वैसा। और मिनरवा मिल केस में इस बात को सरकार ने, जुडिशरी ने एम्फेसाइज भी किया, ओके। फिर सेपरेशन ऑफ पावर एम्फेसाइज करना, ये भी काम है जुडिशरी का, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, और तीनों के बीच में आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 50 DPSP के अकॉर्डिंग कि सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करना है, ये काम है, ओके। तो जैसे इंदिरा गांधी केस में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में, कि अमेंडमेंट के तहत ये कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है। तो इससे क्या है कि जो जुडिशियल इंटीग्रिटी है और जुडिशियल पावर है उसको आप लिमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में इसको इनवैलिड करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, ठीक है। और ये बोला कि पीएम का इलेक्शन हो चाहे कोई भी इलेक्शन हो, इवन प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो, तो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर किया, ओके वैसा। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जुडिशरी का काम है जुडिशियल रिव्यू के तहत कि किसी भी सिटीजन का, किसी भी यहाँ के लोगों का
फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो। ठीक है, मेनका गांधी केस में क्या हुआ था कि सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। ठीक है, मेनका गांधी ने केस किया आर्टिकल 21 के तहत कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ये सिर्फ बॉडीली नहीं है। ठीक है, कि हाँ हम जी रहे हैं, हम खड़े हैं, हम काम कर रहे हैं तो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, बल्कि ये राइट टू लिव विद डिग्निटी है। ठीक है, कि हमको डिग्निफाइड तरीके से रहना है। सरकार कुछ भी आर्बिट्ररी एक्शन लेके हमारे जो फ्रीडम्स है, लिबर्टी, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, और ये माना कि राइट टू लाइफ विद लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, तो ये इंश्योर करना कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम है जुडिशियल रिव्यू के तहत। राइट टू प्राइवेसी, जैसे जस्टिस पुट्टू स्वामी केस हो, ठीक है, उसमें इस बात को इनकी एक्सेप्ट करना कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, या फिर रिव्यूज ऑफ पर्सनल लॉज का, चाहे ट्रिपल तलाक लॉज हो या सायरा बानो केस में हो। सायरा बानो केस में और ट्रिपल तलाक केस में सरकार ने, जुडिशरी ने माना है कि हर एक वैसे पर्सनल लॉज, चाहे वो भले पार्लियामेंट या स्टेट ने पास किए हो, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए जाएंगे। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करना, जिसे श्रेया सिंघल केस में क्या हुआ था कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है, इसको जुडिशरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी। ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उस पर। ओके, अगला है कि चेक्स ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव रिव्यू कैसे हो गया कि जो भी लेजिस्लेशन है, जैसे पंजाब सरकार ने, मैंने बताया था आपको गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि लैंड सीलिंग एक्ट लाया था। ठीक है, उसमें क्या है कि लोगों की लैंड को सीलिंग करके जो एक्स्ट्रा लैंड था उसको सरकार जब्त कर ले रही थी। तो गोलकनाथ केस में अब तब उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया गोलकनाथ केस में कि आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, और इसके तहत वो क्या कर रही थी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है, हालांकि ये बाद में चेंज हो गया था, लेकिन इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरा है एनजैक वर्डिक्ट। जो एनजैक केस है, या इसको फोर्स जज केस भी कहते हैं, इस केस में क्या हुआ कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और एनजैक एक्ट लाया। एनजैक एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ और स्पेशल मेजोरिटी से, लेकिन इसमें जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही थी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। तो इसके तहत क्या है कि जुडिशरी जो है, कोर्ट जो है, वो लेजिस्लेशन को भी रिव्यू करती है, और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है, नल एंड वॉइड। ठीक है, अगला है कि नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जैसे इमरजेंसी लिमिट्स, अगर आप ये देखो कि ये इंश्योर करना कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, सेंटर हो या स्टेट हो, वो बार बार बिना किसी रीजन के इमरजेंसी नहीं लगा सकती है। इमरजेंसी हो चाहे प्रेसिडेंट रूल हो। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि एस आर बोमई केस में जुडिशरी ने इस बात को रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल का बहुत डिक्लाइन भी देखने को मिला है। राइट, या फिर ऑर्डिनेंस कंट्रोल हो, डीसी वाधवा केस में आपको पता है, ये बिहार का ही केस है। ठीक है, कि एक ही ऑर्डिनेंस को 25 बार वापस प्रोमुलगेट किया गया था। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस पावर का क्या है, मिस यूज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि हर एक ऑर्डिनेंस को फिर से अगर आपको ऑर्डिनेंस पास करना है तो पहले उसको आपको विधानसभा के, पार्लियामेंट के रूट से लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहां पास नहीं हो पा रहा तभी आप इसको एज ए ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं अगली बार। ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर का हम रीप्रोमुलगेशन नहीं कर सकते हैं, बार बार हम ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते हैं उसी को बिना लेजिस्लेचर का की ओर लेके जाए हुए, क्योंकि इससे तो जो विधानसभा है और पार्लियामेंट है उसका वायलेशन हो रहा है, उसकी डिग्निटी लॉस हो रही है। ठीक है, वैसा फिर जीसी कानूनगो केस में क्या है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो एक पावर है एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट की, विधानसभा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर की, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है कि सब रूल बनाने का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है, लेकिन आप एक्सेसिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। इससे सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट होता है कि जो काम लेजिस्लेचर का है, विधानसभा पार्लियामेंट का, वो काम एग्जीक्यूटिव कर रही है, ठीक है। तो जैसे कानूनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिव्यू किया और बोला कि आप एक्सेसिव नहीं कर सकते हैं। अगला है कि फेडरलिज्म में कि कैसे जुडिशियल रिव्यू फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है, सेंटर स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करता है। तो एक तो स्टेट की ऑटोनॉमी में, स्टेट की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन केस में क्या, यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था कि कोल के नेशनलाइजेशन में केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो भी स्टेट के रेवेन्यूज के सोर्सेज हैं, ठीक है, स्टेट की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे मिनरल्स है चाहे कोल वगैरह है, ठीक है, उस पर यूनियन पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे क्या है कि स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, स्टेट के जो राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है सरकार, ये जुडिशरी। अगला है अभी जस्ट जैसे पिछले साल एक जजमेंट आया था इसी पे कि मिनरल्स पे, कि मिनरल से जो रेवेन्यू आ रहा है उस पे सेंटर का नहीं बल्कि स्टेट का हक है, ठीक है। तो ऐसे जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, स्टेट के पावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, स्टेट के रेवेन्यू को, ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अगला है प्रेसिडेंट रूल अगर लग रहा है तो उसको रिव्यू करने का काम करती है, ओके। जैसे उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में 2016 में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, ठीक है, कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है वैसा। तो इसके तहत क्या करती है, स्टेट को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, स्टेट की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रही है, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट कर रही है, एक्सेसिव और आर्बिट्ररी डिसीजंस नहीं लेने दे रही है लोगों को, ये सरकार को, ठीक है। और इमरजेंसी पावर्स में क्या है, रामेश्वर प्रसाद केस में, ठीक है, कि अगर कुछ मिसयूज हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट को बिना ये मेजोरिटी साबित करने के पहले ही अगर हम डिजोल्व कर दे रहे हैं तो उस चीज़ को रोक रही है, ओके, इस टाइप से। अब ये सोशल जस्टिस में क्या यूज है इसका, एक तो विशाखा गाइडलाइंस है, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस के तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर जस्टिस करने का काम किया है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है एट वर्क प्लेस उसको रोकने का काम किया है। या फिर आप देखिए एनवायरमेंटलिज्म में कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम किया एमसी मेहता केस में, कि इसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म या PIL का भी नाम दे सकते हैं, कि कैसे गंगा की सफाई हो या एयर पोल्यूशन हो, ठीक है, इन सबको बढ़ावा देने का काम किया है। या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी भी, कि जो वोडाफोन केस है, वोडाफोन केस भी एक लैंडमार्क केस है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन करके आप कॉर्पोरेट को ये नहीं कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते एक तरीके से, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को ही इनवैलिड करार दिया। या फिर आप रूल ऑफ लॉ देख सकते हैं कि जैसे फाइनल इंटरप्रेटर, तो प्रेसिडेंट रूल में क्या है, बहुत सारे जजमेंट दिए एसआर बोमई ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के तहत जब तक एसआर बोमई के जजमेंट था 1994 में, तो प्रेसिडेंट रूल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, बढ़ी जा रही थी, ठीक है। तो उसके बाद बहुत डिक्लाइन हुआ है। तो ये दिखाता है कि कैसे जुडिशियल रिव्यू के तहत कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है इस टाइप से, ठीक है। या फिर सिविल लिबर्टी में कि राइट्स के प्रोटेक्शन हो, इंडिपेंडेंस हो, या जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये करना कि चेक्स एंड बैलेंस बना रहे और जुडिशरी का जो काम है वो इंडिपेंडेंट अपना काम करती रहे, ये सब देखना भी काम है उनका, ठीक है। या फिर एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में देखते हैं, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना, लिली थॉमस केस आप सब जानते हैं, ठीक है। लिली थॉमस केस में ये इंश्योर किया गया कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो खत्म हो, वो कम हो, हाँ, और हर एक वो पॉलिटिशियन जो 2 साल से ज़्यादा की सजा काट रहा है वो अगले 6 साल तक के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। या वोटर राइट्स केस क्या हुआ, PUCL केस में क्या हुआ था कि PUCL केस में ये डिमांड किया गया था कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जारी किया जाए, ठीक है। और इसी जजमेंट के बाद आप देखते हैं कि हर वो इलेक्शन आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी जारी करता है, बताता है, ठीक है। और ये कहाँ से आया, PUCL से। इनका काम क्या था, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, राइट टू नो, ठीक है, कि राइट टू नो के तहत या राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, ये तब तो नहीं आया था, बट राइट टू नो एक डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि वोटर का ये राइट है जानना कि जो इलेक्शन लड़ रहा है जो कैंडिडेट उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या, ठीक है, वैसा। तो ये सब सिग्निफिकेंस हो गया है ये जुडिशियल रिव्यू का। अब देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का सिग्निफिकेंस है तो कुछ कुछ चैलेंजेज और क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। तो क्या क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, उसके पहले आप इस टाइप से कि अगर आप सिग्निफिकेंस बना दे तो उसके जस्ट बाद आप इस टाइप का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं केस लॉज और जजमेंट का।
रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसमें ऊपर हम लोग बहुत सारा जजमेंट पढ़े हैं, आप उसी को 3-4 स्टेप से लिख देंगे, ठीक है। केशवंत भारती केस हो गया, मिनरवा मिल केस हो गया, आयर कोहलो केस आपको पता है 9 शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है, या मेनका गांधी केस हो गया, ओके, इस टाइप से लिख देंगे। फिर ग्लोबल कंपैरिजन देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का कि क्या ग्लोबल मॉडल्स हैं, ग्लोबल मॉडल्स क्या हैं जुडिशियल रिव्यू के। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, यहीं से सारी कंट्री ने अडॉप्ट भी किया है। आपको पता है मार्बरी एंड मैडसन केस में, ठीक है। तो यूएसए में स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। जबकि यूनाइटेड किंगडम में क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है विद लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, बहुत कम जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे होता है, ओके। और जर्मनी और फ्रांस में क्या है, यहाँ पे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू करती है, बट वहाँ पे अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो जुडिशियल रिव्यू करने का काम करती है। तो ये 3 मॉडल हैं जुडिशियल रिव्यू के। आप इन मॉडल्स को लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, फ्लो चार्ट बना के, आपको अच्छा मेंस वैलिडेशन में काम करेगा। फिर अगला है कि जुडिशियल रिव्यू इतनी अच्छी चीज़ है, फिर भी इसके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है। सबसे पहला क्रिटिसिजम तो ये है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के लिए थ्रेट का काम करती है, जुडिशियल इंटरफेरेंस का काम करती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अपना अपना काम करेगी, एक दूसरे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है। बट जुडिशरी बहुत सारे जजमेंट के तहत लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कामों में इंटरफेयर करती है डिसीजंस में। चाहे वो लॉज बनाए तो उस लॉज में इंटरफेयर करना कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया तो ये देखना कि हाँ एग्जीक्यूटिव का एक्शन सही है कि नहीं है। तो क्या है, उनके काम में इंटरफेयर करना। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी काम में इंटरफेयर नहीं करती है ना, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये क्रिटिसिज्म है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो कि एक एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन है, उसको वो कहीं ना कहीं वायलेट होता है, ठीक है। वैसे उस डॉक्ट्रिन के लिए थ्रेट है जुडिशियल रिव्यू। जैसे एक एग्जांपल इसका है कि दिल्ली एलजी केस, ठीक है। तो अब दिल्ली एक यूनिक केस है, दिल्ली का जो यूनिट है वो एक यूनिक केस है, स्वी जनरस केस है, ठीक है, फेडरलिज्म में। तो वहाँ क्या है कि सरकार तो चुनी हुई है, फिर भी बहुत सारा जो पावर है वो एलजी के पास है। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली कैपिटल राजधानी है सेंटर की, है ना, इंडिया की। तो बहुत सारे पावर एलजी के पास हैं। बट दिल्ली एलजी के 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि चूंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, तो इसलिए सारा पावर जो है रियल में वो एलजी के पास नहीं होकर सीएम के पास होगा। तो इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, आपको ध्यान में होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है दिल्ली का केस अलग से, और उसमें ही पावर दिया हुआ है कि एलजी के पास बहुत सारा पावर है, ठीक है। तो ये फिर सेपरेशन ऑफ पावर का एक वायलेशन हो गया। अगला है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले जो जजमेंट दिया आर्टिकल 201 के तहत, ठीक है, कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास हुआ है और गवर्नर के पास गया है तो 3 महीने के भीतर साइन करके देना है, ठीक है। ये तो सरासर इंटरफेरेंस हो गया एक तरीके से। माने एक जो पार्ट क्रिटिसाइज कर रहा है वो ये बोल रहा है कि बिल्कुल इंटरफेरेंस है गवर्नर के काम में, हाँ, एग्जीक्यूटिव के काम में। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मेंशन नहीं किया, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया इस टाइप का, तो जुडिशरी इम्पोज नहीं कर सकती है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवर रीच है, ठीक है। वैसा तो ये जुडिशियल ओवर रीच टाइप का पावर आप बोल सकते, जैसे कि दिवाली में पटाखे जलाना बैन कर दिया, फायर क्रैकर्स बंद कर दिया, ठीक है। या फिर लिक्वर पॉलिसी कि नेशनल हाईवे के बगल में अल्कोहल नहीं बेचना है, ठीक है। ये सब काम जुडिशरी का नहीं है, ये सब काम पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है। तो जुडिशियल ओवर रीच क्रिटिसिज्म है जुडिशियल रिव्यू का। अगला लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि पार्लियामेंट और विधानसभा में जो लोग चुन के जा रहे, जो है बैठे वहाँ पे, वो चुन के जा रहे हैं, ठीक है। उनकी अकाउंटेबिलिटी है लोगों के प्रति, मीडिया के प्रति, हर किसी के प्रति। लेकिन जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे वो जजमेंट दे रहे हैं, बट वो किनको लेके अकाउंटेबल है? क्या वो लोगों को लेके अकाउंटेबल हैं? हाँ, लोगों के विल को वो देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ना ही कोई इम्पीचमेंट प्रोसीजर उनका है, मैंने है भी तो आज तक कोई इम्पीचमेंट नहीं है। जैसे अभी आप देखो यशवंत वर्मा केस ही है, हाँ, इतना करप्शन का केस पकड़ा है, बट कोई वहाँ पे ऐसा इम्पैक्ट नहीं है उसका, है ना। वैसा अगला है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी है। जुडिशियल रिव्यू जो है जुडिशरी, तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जो है वो चुनी हुई सरकार है लोगों के द्वारा, और वो लोगों के लिए काम कर रही है। एक जजमेंट, एक ये एंगल है देखने का, ठीक है। लेकिन जुडिशरी क्या है कि उस पर अपना बयानबाजी, अपना मतलब ओपिनियन दे रही है। बट जो भी जज हैं उनका भी अपना एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। आप अगर कोई जज हो जो सोशलिस्ट हैं तो उनके लिए सोशलिस्ट लॉज सही लगेंगे, कैपिटलिस्ट लॉज उनको गलत लगेंगे, ठीक है। तो अपना एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी होता है जुडिशरी का, तो ये भी एक इशूज है, ठीक है। अगला है कि केस सिलेक्शन में डिस्क्रेशन, कि केस सिलेक्शन में क्या डिस्क्रेशन है वो देखना, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेज होते हैं वो
धरे के धरे रह जा रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से। जैसे आप देखो आर्टिकल 370 का केस है, ठीक है, या अयोध्या डिस्प्यूट पिछले 70 सालों से चला आ रहा था, या इलेक्टोरल बॉन्ड का केस जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, पिछले 5-10 सालों से रखा हुआ था, पिछले साल जाके चुना गया। तो ये इंश्योर करना कि भाई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको, जो इम्पोर्टेंट केस है उसको तुरंत सेलेक्ट किया जाए, ठीक है, ना कि आपके पर्सनल डिस्कशन में रखा जाए। ओके, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अगला है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत बहुत सारे डिलेज एंड बैकलॉग हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी तक 4.5 से 5 करोड़ के पास आसपास केसेज हैं, 20-20 साल पुराने केसेज अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेके बोलते हैं कि जुडिशियल डिले इज जुडिशियल डिनाइड, और ये बहुत सही बात है, ठीक है, इसमें कोई दुमत नहीं। अगला है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को हम चैलेंज करते हैं, ठीक है, और ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कन्फ्लिक्ट में है। जैसे गोलकनाथ वर्सेस केशवनाथ भारती केस, ठीक है, कि अपने गोलकनाथ केस में तो दिया कि नहीं कर सकते हैं, पर केशवनाथ भारती में तो फिर तो वो इम्पोज हो गया कि नहीं पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट चेंज कर सकती है। फिर अगला है कि कोलेजियम का ट्रांसपेरेंसी का ही खुद का इशू है कि अपने एनजैक केस को स्टक डाउन कर दिया, तो जुडिशरी ही जुडिशरी को अपॉइंट कर रही है। ये सही नहीं है, ग्लोबली किसी भी कंट्री में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जुडिशरी ही जुडिशरी को अपॉइंट कर रही है, ठीक है। अगला है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशियल पॉपुलिज्म अपनाया जा रहा है या हो जा रहा है। जैसे जो PILs वगैरह हैं वो वैसे ही PIL सेलेक्ट होती है जो पॉपुलर है, मतलब परसेप्शन में बहुत पॉपुलर है, ना कि इम्पोर्टेंट है ऐसा। या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, इंटरफेरेंस भी। जैसे 2G केसेज में जुडिशरी ने सुओ मोटो जजमेंट लेके बहुत सारा जजमेंट दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिए, तो उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ है, राइट। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जुडिशियल रिव्यू है क्या, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं, कितने टाइप का जुडिशियल रिव्यू हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या कंसर्न्स और क्रिटिसिजम्स है। अब देखते हैं कि अगर क्रिटिसिजम्स से चैलेंजेस है तो क्या वे फॉरवर्ड हो, ठीक है, वो हम देखते हैं। और वे फॉरवर्ड जब भी लिखे तो हम लोग ध्यान रखें कि अगर पॉलिटी का लिख रहे हैं तो उसमें कमिटीज वगैरह हो, फर्स्ट ARC हो, सेकेंड ARC हो, पंची कमीशन हो, फर्स्ट ARC हो, है ना, सरकारिया कमीशन हो, वेंकटचलिया कमीशन हो, पंची कमीशन हो, लॉ कमीशन हो। अगर हम लोग कमीशन और कमेटी मेंशन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे आंसर को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। बहुत बार क्या होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने एग्जाम हॉल में सोच के रखा हुआ भी है कि इस क्वेश्चन में ये कमीशन, ये कमेटी की रिपोर्ट डालूंगा, मेंशन करूंगा, बट लिखते वक्त फ्लो में हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, लिखते वक्त आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ ये सब रहे करे करके। जैसे फर्स्ट ARC है, ठीक है, तो फर्स्ट ARC ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ हो, जवाबदेही के साथ हो, अकाउंटेबल हो हम जुडिशरी, ठीक है, और स्पीडी जस्टिस करें हम, ठीक है, लेट ना करें, हम ये इंश्योर करें कि जुडिशरी अपने काम को जल्दी जल्दी करें। सरकारिया कमीशन क्या करती है कि आर्टिकल 356 बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू के तहत होना चाहिए, ठीक है, और जो गवर्नर का पावर है उसको जुडिशरी रिव्यू करे ताकि स्टेट की जो पावर्स हैं वो कम ना हो और सेंटर स्टेट का रिलेशन स्ट्रांग हो, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। वेंकटचलिया कमीशन, इनका कहना है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए सरकार को, जुडिशरी को कॉशस अप्रोच अपनाना चाहिए, ठीक है, मतलब हर एक केस को नहीं ले, ये देखिए कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा केस उसको ले, और टाइम बॉन्ड प्रोसेस में ये करे। जैसे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को वो रिव्यू करना है उनको, तो उसको एक केस को सिलेक्ट करे और टाइम बॉन्ड में 2-3 महीने में करके खत्म करे, उसको 5 साल खींचे नहीं, ठीक है। पंची कमीशन कहती है कि एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू करे, गवर्नर के पावर को रिव्यू करे, ये भी कहती हैं, ठीक है। लॉ कमीशन अपने 125th रिपोर्ट में कहती है कि जुडिशरी को हर एक एक्शन जुडिशियल रिव्यू में लेके नहीं आना है, बल्कि सारा फोकस उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में रखें कि हर वो टॉपिक, हर वो केस जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिलेटेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेशन हो रहा है उस पर फोकस रखें, ठीक है। पॉलिसी पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू एक्शन अपना है, ओके, ठीक है। लॉ कमीशन 2014 में रिपोर्ट में कह रही है कि डिले नहीं करे जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है, जो डिले हो रहा है वो ना करें। या फिर अरविंद दत्तार कमेटी है, वो ट्रिब्यूनल पे अपना जजमेंट देती है। पहले क्या है कि ट्रिब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, ये समझिए कि ट्रिब्यूनल का जजमेंट यही था कॉन्सेप्ट कि ट्रिब्यूनल एक बार अगर जजमेंट दे दी, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं था, और रिव्यू था भी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, यानी एक ही रिव्यू था, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कह दिया कि ट्रिब्यूनल चूंकि एक एज ए कोर्ट काम करती है और हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है चंद्र कुमार केस में, तो इसलिए ट्रिब्यूनल का हर एक जजमेंट पहले हाई कोर्ट में अपील होगा,
फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इससे ट्रिब्यूनल का पूरा कॉन्सेप्ट ही फिर खत्म हो गया एक तरीके से। तो अरविंद दत्तर कमेटी जो है ये इनका कहना है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों का जो रिव्यू हो वो मिनिमल हो, ठीक है, कम से कम इंटरफेरेंस हो वैसा। जस्टिस जे वर्मा कमेटी कहती है कि जुडिशियल रिव्यू का जो डिसीजन है जुडिशरी का, वो फोकस ज़्यादा रखे फंडामेंटल राइट्स पे और उसमें भी जेंडर जस्टिस वाले पे, कि जहाँ वुमेन के राइट्स वायलेट हो रहे हों वहाँ के उनके लॉ प्रोटेक्ट करने हो राइट्स, उस पर ज़्यादा फोकस रखे। नीति आयोग अपनी 2018 की एक रिपोर्ट में मेंशन करती है कि जुडिशियल रिव्यू के कारण ईज ऑफ डूइंग वही मतलब इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुडिशियल डिले हो जाते हैं, वो सरकार के जजमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल डिले ना हो, जुडिशियल रिव्यू अच्छा हो, फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए जुडिशियल नीति आयोग ने सजेस्ट भी किया था ई कोर्ट्स अपनाने के लिए, जो कि अपनाया गया। फिर AI के द्वारा केस वगैरह मैनेज करने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में जुडिशरी पे एक अलग से चैप्टर था, ठीक है। उस चैप्टर में ये एंगल रिसर्च किया गया था कि जुडिशरी के फैसले का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, ठीक है। और ये देखा गया था कि जुडिशरी के फैसले का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ऐसे डिसीजन जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करे वैसे डिसीजन पे लिमिटेड इंटरवेंशन हो, ठीक है, और जुडिशरी डिले ना हो, ठीक है, जल्दी जल्दी डिसीजन हो ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो। इस टाइप से ग्लोबल जस्टिस इंडेक्स में जो हमारा रैंक है वो रो है दोस्तों, और इसका एक रीजन ये है जुडिशियल डिले होने का, ठीक है। तो जुडिशियल डिले ना करे, जल्दी जल्दी करे इस टाइप के लिए। तो ये सारे वे फॉरवर्ड है, इतनी सारी कमिटीज, आप इसमें अगर 3-4 ही मेंशन करते हैं तो बहुत आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तब देखते हैं कि क्या कंक्लूजन कर सकते हैं इसका। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये कॉर्नर स्टोर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। ये इंश्योर करती है कि नो लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शंस ओवर राइट्स फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कि कोई भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ओवर राइट नहीं करे। व्हाइल इट सेफगार्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कंसर्न्स ओवर जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल डिलेज and subjective interpretations call for institutional reforms to balance judicial independence with accountability, ठीक है। क्योंकि इसका क्या सोल्यूशन है, strengthening judicial infrastructure and time bound disposal of judicial review cases will enhance its effectiveness, ठीक है। जैसे क्या है कि हमको ये देखना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ठीक है, जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी लॉ जो है या कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्शन जो है वो संविधान की सीमाओं से बाहर नहीं है, ठीक है। और ये इंश्योर करना कि जो लोकतंत्र की आत्मा है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, उसको अलाइव रखना, जीवित रखने का काम करती है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये याद करना जरूरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ये ध्यान रखिए कि जुडिशियल रिव्यू का जो मूल उद्देश्य है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। लेकिन इसका एक कंसर्न ये है कि जुडिशियल रिव्यू के चक्कर में जुडिशियल ओवररीच चली जाती है। जैसे वो फायर क्रैकर वाला बैन हो, ठीक है, NH नेशनल हाईवे पे आपका वो लिक्वर बैन हो, या आर्टिकल 201 में गवर्नर को ये डायरेक्शन देना कि 3 महीने के अंदर साइन करके दे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, ये इंश्योर करने का जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट हो, संयम हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो और एफिशिएंसी के साथ काम किया जाए, ठीक है। आपको ध्यान दें कि जस्टिस जे शर्मा क्या कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है, बट ए टूल टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ये जुडिशियल सुप्रीमेसी का नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का टूल है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो इसके साथ ही दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।